हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद जय भारत। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम जो है आज करने वाले हैं क्लास 9th के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो थोड़ा सा जो है रिकॉल कर लेते हैं बातों को, इन बातों को तो पीछे जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम लोग पीछे क्लास में बात किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनका हम बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किस पे, तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्या कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पीछे के लेक्चर का कि हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लेवॉइजर, है ना। एंटोनी लेवॉइजर ने दिया था। कब दिया था? तो इन 1774 में दिया था, याद रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंटोनी लेवॉइजर ने दिया था। और कब दिया था? तो 1774 में दिया था, है कि नहीं। इनका कहना क्या था कि अगर कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी एलिमेंट को, दो एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन अगर दोनों के बीच कराएंगे तो उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कहने का मतलब जैसे कि आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझाना बाकी था कि रिएक्टेंट क्या होता है। आपको बता दें, जैसे मान लेते हैं ए पहला एलिमेंट या सब्सटेंस क्या है, पहले ये सब्सटेंस है ए, है ना। और मान लेते हैं बी सब्सटेंस है इधर, ये क्या है? बी सब्सटेंस, ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस। जब ये ए और बी रिएक्ट किया तो हमको एक नया सब्सटेंस मिला जिसका नाम हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये हमको क्या हुआ? नया सब्सटेंस मिला। ध्यान से समझिएगा बातों को। क्या कहें? जब एक ए रिएक्ट किया किसके साथ? बी के साथ। ये अलग अलग क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो जो नया हमको प्रोडक्ट मिला, नया सब्सटेंस मिला, वो क्या मिला? एक न्यू सब्सटेंस मिला ए बी, है कि नहीं। जब एक क्या बोले, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया तो हमको एक नया सब्सटेंस बना के दिया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये एरो जो है, ये एरो के लेफ्ट साइड में, इस एरो के लेफ्ट साइड में जो ये पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और एरो के इस तरफ वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। प्रोडक्ट वो चीज होता है जो हमको रिजल्ट दे, जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वैसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता हो, हिस्सा लेता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से रिएक्टेंट का डिफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या? तो रिएक्टेंट का अगर हम डिफिनेशन लिखे तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन क्या कहता है? तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन कहता है दोज सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called
रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा वैसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो, हिस्सा लेता हो, किस लिए, तो रिएक्ट करने के लिए, है ना। वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता हो, भाग लेता हो, हिस्सा लेता हो, किस लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, असल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो जो रिएक्ट होने के बाद, है ना, दो सब्सटेंस के रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है रिजल्ट के तौर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं, है ना, यहां से हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हम यहां से लिख देते हैं, अलग अलग मार्कर से लिख देते हैं ताकि प्रोडक्ट क्या होता है, तब बोलेंगे दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which as the result and new substance is formed, new substance is formed after a chemical reaction, chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के बाद, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बना, जो नया सब्सटेंस हमको मिला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, जो रिजल्ट के तौर पे हमको मिलता है। ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक है। हम बात अभी कुछ आगे कुछ नहीं बता रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम जो बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उन्हीं पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है, अगर हमारा वो वीडियो आप देखे होंगे या कहीं से भी देखे होंगे या कहीं भी स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, अदरवाइज आप ट्यूशन या कोचिंग में पढ़े होंगे, दूसरी बात है आप बुक में पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास होता है रिएक्शन के बाद, अगर कोई हम सब्सटेंस का रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक, यानी कि मास नहीं तो क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉयड होता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो वहां पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जितना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में जितना टोटल मास है और प्रोडक्ट में जितना टोटल मास होता है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो आखिर ये जो बोला है द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, वो हम कैसे समझेंगे, आखिर हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो रिएक्टेंट हमेशा जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है या केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंबाइन करता है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट के तौर पे हमको नया सब्सटेंस बन के मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रहेगा, यहाँ लिख भी दिए है रिएक्टेंट क्या होता है, तो दोज सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता हो, हिस्सा लेता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो वो सब्सटेंस जो कि रिजल्ट के तौर पे नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनाता है या बनता है, ठीक है, कब, केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो समझ में आ गई हमारा बात। चलिए अब देखिए, यहां से हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़े थे, एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट कह रहा था क्या, कि द टोटल मास, द टोटल मास of the total mass of the product
इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्या कह रहा था, यानी कि कह रहा था द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का जो मास है और रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। इसका मतलब कि जब दोनों, मान लीजिए ये पहला है, इसका मास हम मान लेते हैं, ए का जो मास है, चलिए यहाँ ले लेते हैं, दोबारा नहीं ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका मास 10 ग्राम है, ए का मास कितना है 10 ग्राम और बी का मास क्या है ये 20 ग्राम हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो सब्सटेंस है उसका मास क्या है 10 ग्राम और बी जो सब्सटेंस है उसका मास क्या है 20 ग्राम। तो ए और बी का जो मास है 10 ग्राम 20 ग्राम, जब ये रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा दोनों आपस में, तब क्या होगा, जो न्यू प्रोडक्ट हमको मिलेगा, नया मास मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के मास के बराबर होगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम इज इक्वल टू 30 ग्राम, यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो कितना है 30 ग्राम। रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो कितना है 30 ग्राम। तो प्रोडक्ट में जो हमको मास मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए 30 ग्राम मिलना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट साइड में जो टोटल मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। यही तो कर रहा है, यही ना कर रहा है। तो यहां से यह बात लोगों को समझ में आ गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास क्या होगा प्रोडक्ट साइड में होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन से इसके मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि देयर आर नो चेंज ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में मास का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। देयर इज नो चेंज ऑफ मास, मास का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में मास का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। बोलेंगे कि देयर इज नो गेन, यहां से एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है नहीं तो वो गेन करता है और नहीं तो वो लॉस करता है, ठीक है ना, इसीलिए उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके मास में ना तो वो मास गेन करता है नहीं तो मास लॉस करता है, और जब मास नहीं तो गेन करता है नहीं तो लॉस करता है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि उसके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो मेन जो मकसद था एंटोनी लेवाइजर जी का, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उनका कहना यही था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान उस केमिकल के मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, कि अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं और अगर वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो रिएक्ट के दौरान जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसके मास में क्या हो जाए चेंजिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, व्हाई, बिकॉज अब ये तो वो एक्सपेरिमेंट किए जिसके कारण ऐसा कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला, जिनसे इन्होंने यह प्रूव किया और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन,
यानी कि केमिकल रिएक्शन में मास जो है नहीं तो क्रिएट करता है नहीं तो डिस्ट्रॉयड करता है, और जिसके कारण ये क्या हुआ, हमारे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म। क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। जैसे कि एक मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अदर नेम होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो अदर नाम होता है वो क्या होता है? लाइमस्टोन। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाए? हीट किया जाए। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, हमको जो है ये नया सब्सटेंस देता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा? तो तब हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ध्यान से समझिएगा बातों को। यानी कि कहता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं या लाइमस्टोन को हीट करते हैं, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक, तो कैल्शियम, जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का जो नाम हम देखे लाइमस्टोन, उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का भी नाम होता है क्विकलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विकलाइम। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का भी नाम क्या है? क्विकलाइम। तो याद रखिएगा, हम कैल्शियम कार्बोनेट जो लिए थे वो 100 ग्राम था। कितना था हमारा? 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो हमारा 100 ग्राम था, 100 ग्राम। जब यह ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो जो हमको ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विकलाइम है वो 56 ग्राम मिला, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 44 ग्राम मिला। तब हम एज्यूम किए कि अच्छा बताइए तो इसमें रिएक्टेंट कौन है? जल्दी से कमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट में मास की संख्या कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। और प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। अगर हम बोले हमारा प्रोडक्ट यहाँ कौन है, तो प्रोडक्ट हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना होगा? तो हमारा 56 ग्राम निकल के आया, 56 ग्राम निकल के आया है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। और 44 ग्राम क्या निकल के आया है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम। तो देखिए, तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में आता है कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट तरफ या रिएक्टेंट तरफ, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है। तो यहाँ से यही समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से यही समझना है कि रिएक्टेंट तरफ जो टोटल मास है वो हमेशा बराबर होगा किसके मास से? प्रोडक्ट तरफ जो मास है उसके बराबर। यानी कि क्या बोल सकते हैं? मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में मास नहीं तो क्रिएट होता है, नहीं तो डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैल्शियम कार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। जब इसको हीट किया गया तो क्या मिला हमको? कैल्शियम ऑक्साइड। शॉर्ट फॉर्म में CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
और प्लस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था 100 ग्राम, और यहाँ जब ये हीट किए तो जो नया सब्सटेंस मिला कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया 56 ग्राम, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला वो 44 ग्राम मिला। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वो यही था, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट जो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सो यही था। तो आप इसका जो है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, और थोड़ा सा हम करते क्या है इसको जो है, तो हम एक्चुअली देख नहीं रहे थे, यहाँ पे हमारा जो है कुछ कट हो जा रहा था, तो ट्राई कीजिएगा, हम जो है यहाँ पे विजुअल करने की कोशिश किए हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमको एक्चुअली वीडियो को शूट करने में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, यानी कि यहाँ वाला जो पार्ट था, इधर वाला पार्ट, वो एक्चुअली आप लोगों को जो है दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, इससे पहले जब हम क्या कर रहे थे समझा रहे थे, लेकिन अब जो है बट आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं कहे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था यानी कि लाइमस्टोन, जब इसको हम क्या किए हीट किए थे तो हमको क्या मिला था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड को लाइमस्टोन कहते हैं और इधर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं क्विकलाइन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो हमको जो है 56 ग्राम क्या मिला था क्विकलाइन मिला था यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और 44 ग्राम क्या मिला था, तो 44 ग्राम हमको जो है वो मिला था क्या, तो 44 ग्राम हमको जो है मिला था कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम रिएक्टेंट के तरफ मास देखे तो 100 ग्राम, प्रोडक्ट के तरफ मास देखे तो कितना हुआ, वो भी 100 ग्राम हमारा हो गया। कोई दिक्कत? तो